हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर यहां से देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जो आपका अध्याय एक है सामाजिक विज्ञान में इतिहास का जो अध्याय एक है वो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वह आपका 100% गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मैंने इसका वीडियो पहले भी आपको वीडियो पूरा कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। ये मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा के लिए गया, जैसे कि दे देता है कि चलिए बताइए राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, निरंकुशवाद क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विकास में क्या क्या थे। तो ये सब जो भी टॉपिक रहते हैं वो पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, वो क्या आती है राष्ट्र की, कि यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, देख लेते हैं। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, यह 19वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, तो याद रखना 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो ये तो हो गया राष्ट्रवाद का उदय। इसमें सबसे पहला जो आता है वह क्या आता है, राष्ट्र आता है। अर्थात ये राष्ट्र क्या है, सबसे पहले हमें इसको जानना जरूरी है। तो राष्ट्र क्या होता है, तो अर्नेस्ट के अनुसार, ये एक इतिहासकार थे, ठीक ना। तो अर्नेस्ट के अनुसार राष्ट्र क्या होता है, समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा मतलब कि जितनी भी भाषा हो वो क्या हो, समान हो। अगर हिंदी है तो हिंदी है, बांग्ला है तो बांग्ला ही है, ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही है। मतलब कि जो भाषा हो क्या हो, समान हो। और नस्ल, धर्म मतलब सभी की नस्ल के लोग हों, और वहाँ पे सभी धर्म के लोग हों। और यहाँ पे समान भाषा का मतलब ये भी हो गया है हिंदी इंग्लिश, बट हाँ, जैसे कि वहाँ पे सभी भाषाएं समान हों, ऐसी नहीं है कि अब अंग्रेजी कोई भाषा वाला है, कोई बांग्ला भाषा वाला है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, तो उसको अलग भाव से देखा जाए। यानी कि सभी भाषा को समान प्रकार से दर्जा मिले, सभी नस्ल सभी धर्म के लोगों को भी समान प्रकार से दर्जा मिले, तो उसको क्या कहते हैं, तो उससे बना जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। उसी का क्या नाम दिया गया है, उसी को राष्ट्र नाम दिया गया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल, किस पर, टेलीग्राम चैनल यस्कियम स्टडी पर, किस पर, यस्कियम स्टडी पर सेंड कर दूंगा। जाके वहां पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री का। अब राष्ट्र की बात आता है, राष्ट्रवाद। अब ये आपका राष्ट्रवाद क्या आता है, राष्ट्र आपने समझ लिया, राष्ट्र क्या है तो आपको सीधा बता देना है, समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्रवाद कहते हैं, सॉरी राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति, जो ये राष्ट्र है यानी कि समान भाषा, नस्ल, धर्म के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद क्या कहलाता है आपको बता देना। जो राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म, यानी सभी धर्मों को समान माना जाए, तो जो क्षेत्र होता है इसी को राष्ट्र कहते हैं। और जब इसके ही प्रति यानी कि भाषा के प्रति, नस्ल के प्रति, धर्म के प्रति आप उसकी निष्ठा रखें, उसके प्रति प्रगति के बारे में सोचिए कि ये प्रगति हो और धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहें, और उनके प्रति सभी नियम, जितने भी नियम है, जितने भी लाभ बनाए गए हैं, आदर्शों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके। अब आता है आपका निरंकुशवाद। तो राष्ट्र क्या हो गया, आपको बात समझ में आई। फिर राष्ट्रवाद,
आपको समझ में आया इसको क्या कहते हैं। अब आता है निरंकुशवाद। यह निरंकुशवाद क्या है? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक ये राजा है, एक क्या है, ये राजा है, और एक यहाँ पे गांव है, एक क्या है, गांव है, और इस पर ये क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। इसकी सत्ता यहाँ पे है और इसकी सत्ता पर आपका कोई अंकुश ना हो, कोई अन्य व्यक्ति जो है लोग इस पर कोई अंकुश ना लगा पाए, यानी कि यह अपने मन का सत्ता चलाए, अपने मन का, चाहे जब वो युद्ध करवा दे, अपने मन का किसी से कर उस वसूलने लगे, अपने मन का नियम लगा दे, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। इसी को क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। और ऐसे राजा को निरंकुश राजा कहा जाता है। ऐसे राजा को क्या कहा जाता है, निरंकुश राजा कहा जाता है। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी या जिसका या जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, यानी कि उस पर कोई अंकुश ना लगा पाए, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। इसका जनता के अनुकूल कार्य मतलब ये है कि जो जनता की डिमांड है, यानी कि जो जनता की मांग है, उस मांग को पूरा ना करे, बल्कि उसके प्रतिकूल। अगर जनता कर रही है कि आप कर वसूलना बंद कर दीजिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे कर चाहिए और मुझे कर वसूलना है, तो इसी को कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक ना। यह अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। सैन्य बल पर मतलब कि इनके पास बल बहुत ज्यादा होता है, जो सैन्य शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है। किसी पर हमला करके कोई भी अगर इनके प्रति आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को दबाने के लिए उसको मार डालना, उसको सजा दे देना। तो ये जो होती है, यह इसी प्रकार की क्या होती सरकारें होती हैं, और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, निरंकुशवाद कहते हैं। तो निरंकुश बात समझ में आई, निरंकुशवाद बात समझ में आई। ये आपके 2 अंक में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, और ऐसी सरकार जनता की क्या करती है, अनुकूल कार्य बिल्कुल नहीं करती, और यह अत्यंत सैल बल पर क्या होती है, आधारित और दमनकारी सरकारी होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। अगला आता है आपका नारीवाद। यह नारीवाद क्या है, तो स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। यानी जो स्त्री हैं और क्या है, पुरुष है, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सोच है, थॉट है, थिंकिंग है, उसके आधार पर जो महिलाओं को अधिकार दिया जाता है उसे ही नारीवाद कहलाता है। पहले क्या था कि जो नारी होती थी, अगर उनके पति अगर मृत्यु हो जाए तो उनको भी उसी चिता में रख के जला दिया जाता था। पहले कैसे था महिलाओं को, लेकिन इसको बंद करने के लिए लुईने आटो पीटर्स आए और उन्होंने क्या किया कि नारीवाद की क्या की, स्थापना की। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, बोल देगा कि नारीवाद की स्थापना किसने की थी, तो नारीवाद की स्थापना जो किए थे वो किए थे लुईने आटो पीटर्स ने। लुईने आटो पीटर्स ने क्या किया था, नारीवाद की स्थापना की थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। अब यहां पे आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और राष्ट्र के विकास में क्या क्या था। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको सीधा बता देना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी यह सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी कि राजतंत्र को हटा के प्रजा तंत्र को स्थापित किया जाए या फिर बनाया जाए। यानी कि जितने भी लोग थे उनकी बस एक ही डिमांड थी, उनकी बस एक ही मांग थी कि जो राजतंत्र है, जो क्या है, राजतंत्र है, इसको हटा दिया जाए। यानी जो राजा है वो अपने मन मुताबिक कोई भी काम ना कर पाए, यानी कि प्रजा को जो चाहिए वह मिले और प्रजा के अनुसार ही
वहां पे जो राजा है अपना राज्य को संभाल पाए और अपना वो कार्यभार कर पाए। और ये किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा। क्योंकि राजा अगर करेगा, राजतंत्र स्थापित रहेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे जनता के प्रति कोई कार्य नहीं होगा, बल्कि उसको हटा दिया जाए और प्रजातंत्र बनाया जाए। अगला तीसरी डिमांड क्या थी? फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो फ्रेंच की भाषा थी उसको क्या घोषित किया जाए? राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अगला यहाँ पे चौथा, स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम क्या था? जैकोबिन क्लब था। यानी कि उसका नाम क्या रखा गया? जैकोबिन क्लब। यानी जो भी स्कूल के जो लोग बच्चे थे, जो छात्र थे, उनके लिए एक क्लब मतलब एक हॉस्टल बनाया जाए और उसका नाम क्या रखा जाए? जैकोबिन क्लब रखा जाए। जैकोबिन का मतलब कि जहां पर सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जात के बच्चे एक साथ पढ़ पाए। पांचवा क्या था? सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था की जाए। अब ये नहीं है कि वहां पे हर को अलग अलग, तो ऐसा कुछ नहीं था। सभी भार और किराया की एक व्यवस्था की जाए। यह हमारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। अब आता है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आखिरकार क्यों हुई, इसके प्रमुख कारण भी मालूम होने चाहिए। तो पहला जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था वो था आपका, मेरे प्यारे बच्चों, अयोग्य शासन। पहला क्या था फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण? पहला था आपका अयोग्य शासन व्यवस्था, जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। तो फ्रांसीसी अयोग्य शासन का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई गांव है, कोई क्या है? गांव है यह, ठीक है, और यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इसके ऊपर एक ऐसा राज्य कर रहा है जिसका कोई जनता से मतलब ही नहीं है, कि जनता भूखे मर रही है, जनता को क्या आवश्यक चीजें चाहिए उनसे कोई मतलब नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग अयोग्य शासन। ठीक है ना? तो फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था, जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था। जो फ्रांसीसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस पर जो समय शासन था वो था लुई वंश का शासन था। लुई वंश का शासन था जो क्या था? बहुत ही जिद्दी था और कर्तव्यहीन, यानी कि अपने कर्तव्य का वो पालन नहीं करता था। यह सुधारों का पक्षधर नहीं था, इसीलिए इसकी जनता विरोध कर रही थी और इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति वहां पे उत्पन्न हो गई थी। यानी फ्रांस में क्रांति हो गई थी। किसके प्रति? राजा के प्रति। किसने किया था? जनता ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो शासन था वो अयोग्य था, यानी कि वह उसके लायक नहीं था। और कौन शासन कर रहा था फ्रांस पे? लुई वंश कर रहा था। और वो कैसा था? एक जिद्दी था, अपने मन का करता था। कर्तव्यहीन मतलब उसके वो कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता था। और यह सुधारों और पक्षधर का नहीं था कि और कोई चीजें जो है उसको सुधार किया जाए अच्छे से और इम्प्रूव, यानी कि उसको बढ़ाया जाए, ये सब नहीं करता था। इसीलिए जनता इसकी क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। दूसरा, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग मतलब यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। मध्यम वर्ग का क्या हो गया? उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक वाले अधिकारी आते थे। और यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। तो यह भी एक सबसे बड़ा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। तीसरा क्या था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण? आम जनता की दयनीय स्थिति। आम जनता की दयनीय स्थिति, यानी कि इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कि जो राजा था, कौन था? लुई वंश था। वो जो शासन करता था वो बहुत ही उच्च वर्ग का था और कुलीन वर्ग जहां पर विलासिता जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कि अपनी मौज मस्ती कर रहा था, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। वही जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी और बहुत बेकार थी। यानी दयनीय मतलब कि वो मरने के, भुखमरी के कगार पे थी, लेकिन इसका राजा से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने भोग विलास में क्या है? मस्त है। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है ना? और चौथा क्या था? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।
स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मतलब कि किसी को स्वतंत्रता नहीं थी कि वह अपनी आवाज उठा सके, वह अपनी मांगे मांग सके। लुई वंश से ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी मांगने जाए भैया उसको मार के काट के फेंक दिया जाए। तो इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, यहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा रखे थे कि आप अपने धार्मिक जो धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म के प्रति विश्वास ना रखिए। कह सकते हैं नास्तिक एक, जो कि किसी धर्म पे नहीं रहते। तो उस प्रकार की स्थिति आ गई थी, तो इसलिए वहां पे क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख 4 कारण कौन कौन से थे, तो याद रखना, पहला था अयोग्य शासन, यानी कि वहां पे जो शासन थी वो बिल्कुल अयोग्य थी, किसी काम की नहीं थी। दूसरा, मध्य वर्ग का उदय। और तीसरा, आम जनता की दयनीय स्थिति थी, बहुत ही बेकार स्थिति थी, इसलिए वहां पे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। और चौथा, स्वतंत्रता पर सभी जितनी प्रकार की स्वतंत्रता थी सभी प्रकार पर क्या था, प्रतिबंध लगा दी थी। ठीक है ना। और इसके पहले हम लोग क्या जाने थे, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद मैंने बता दिया आपको। निरंकुशवाद क्या है, नारीवाद आपको क्लियर कर दिया। इस नारीवाद की स्थापना की थी, किसने की थी, लुई ने, ऑटो पीटर्स ने। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास मैंने इसमें डिस्कशन ही कर लिया। ठीक है। और हमने क्या डिस्कशन किया, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष लगभग कि हर साल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जाएंगे, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे आपके डिमांड रहती है कि सर मुझे इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो जो पीडीएफ एंड नोट्स है वह आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो एसकेएम स्टडी है, जो एसकेएम स्टडी है उस पर सेंड कर देंगे। जाके आप वहां से डाउनलोड करके अच्छा सा अपना एक नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।